नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विनय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर बताएं फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसका कारण क्या है मनाने का दोस्तों? तो यह दिवस एक जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है। अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी फ्रेंड्स। ओके, 21 मार्च 1960 को एक घटना घटित हुई थी। पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में लोगों द्वारा नस्ल भेदी कानून के खिलाफ किए जा रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी थी, जिसमें 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। ज्ञात हो तो मानव अधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, इस उद्देश्य से इसको 21 मार्च से मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स, ये 25 मार्च 2022 को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया है। यह इसका दूसरा संस्करण है फ्रेंड्स, और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो फ्रेंड्स गुजरात राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर वी सही हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, होता क्या है। तो तत्परता सूचकांक तो भारतीय राज्यों की निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक के निर्माण का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2019 में नीति आयोग के समक्ष आया था फ्रेंड्स। नीति आयोग के समक्ष आया था। प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को मद्देनजर रखते हुए नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक उन सभी कारकों का आकलन करता है जो किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निर्यात प्रदर्शन को निर्धारित करने में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पकता को बढ़ावा देना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना का प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप। तो इसके बारे में जाने तो 24 मार्च 2022 को फ्रेंड्स भारतीय बहुराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी वाईजूस, इसका उत्तर हो जाएगा वाईजूस। ठीक है, वाईजूस इसका उत्तर हो जाएगा, को फीफा विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल स्पॉन्सर चुना गया है। इसके साथ ही वाईजूस फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है फ्रेंड्स। अब वाईजूस फीफा विश्व कप के चिन्ह, प्रतीक और संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा ताकि अद्वितीय प्रचार तैयार किया जा सके फ्रेंड्स। ओके, अब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं 2022 में। तो ये फ्रेंड्स फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह ऐसा पहला फुटबॉल विश्व कप है जिसका आयोजन अरब जगत में हो रहा है फ्रेंड्स। यह एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा फुटबॉल विश्व कप है। पहली बार एशिया में जापान और कोरिया ने वर्ष 2002 में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमें भाग लेंगी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि फ्रांस ने साल 2018 में हुए विश्व कप में क्रोएशिया को 4-2 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया था। अब दोस्तों, ये वाईजूस जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वाईजूस एक मल्टीनेशनल एड टेक कंपनी है। इसका मुख्यालय बंगलौर में है फ्रेंड्स। ओके, इसकी स्थापना वर्ष 2011 में वाईजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने की थी।
ओके, यह कंपनी स्कूली शिक्षा, प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षा प्रदान करती है। हाल ही में बायजूस ने $80 करोड़ यानी करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है फ्रेंड्स। ये आपने जाना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है फ्रेंड्स। सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स 23 मार्च 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है फ्रेंड्स। इस मिसाइल परीक्षण को देखने के लिए एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारी मौजूद थे फ्रेंड्स। ओके, इससे पहले 8 दिसंबर 2021 को वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 Mk-1 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया था फ्रेंड्स। ओके, मिसाइल ने तय मानकों को पूरा करते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सुखोई 30 Mk-1 फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है। ओके फ्रेंड्स, इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह 2 चरणों वाली, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट मिसाइल है। यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम कर सकती है फ्रेंड्स। यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है फ्रेंड्स, यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कि ध्वनि की गति के लगभग 3 गुना अधिक है फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपने जाना। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? तो हाल ही में जो लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 25 मार्च 2022 को फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है। ने नई दिल्ली के लाल किले में 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव को भारत भाग्य विधाता का नाम दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया जा रहा है। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता आगंतुकों को के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक दावत का वादा करता है और इसका उद्देश्य विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है फ्रेंड्स। इस महोत्सव में मातृभूमि प्रोजेक्शन मैपिंग शो यात्रा 360 डिग्री तल्लीन करने देने वाला अनुभव होगा। इसके अलावा एक सांस्कृतिक परेड, खाओ गल्ली, रंगमंच में लाइव प्रदर्शन, भारत के नृत्य, अनोखे वस्त्र, खेल मंच और खेल गांव द्वारा तथा योग सहित मशगूल कर देने लायक कई तरह के अनुभव होंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपने जाना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है फ्रेंड्स? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक कमेटी बनाई है फ्रेंड्स। तो 24 मार्च 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की घोषणा की। फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स कि 12 फरवरी 2022 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के समक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आने का संकल्प लिया था। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी इस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार उसे लागू करेगी। फ्रेंड्स वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। वर्ष 1961 में गोवा सरकार उक्त सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स अब ये होता क्या है समान नागरिक संहिता, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स तो ये कहां पर किया है फ्रेंड्स, ये इसका उत्तर बताएं फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बताएं जरा। इसका उत्तर हो जाएगा, मैं आपको बताऊं कि 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बंगलौर में, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बंगलौर, ठीक है, बंगलौर में रिजर्व बैंक इनोवेशन का उद्घाटन किया। आरबीआई ने संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से स्थायी रूप से वित्तीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत धारा 8 कंपनी के रूप में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की। हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसके अध्यक्ष सेनापति गोपाल कृष्णन हैं तथा उद्योग और अकादमिक जगत के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य हैं। फ्रेंड्स अब इसके बारे में जान लेते हैं कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है क्या। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ दोस्तों एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। फ्रेंड्स ओके, तो ये आपने जाना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये 7वां प्रश्न था, दरअसल यहाँ पे 8वां टाइप हो गया है तो कोई खास बात नहीं फ्रेंड्स, ये 7वां प्रश्न था, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 8वां कि हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसे समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। फ्रेंड्स तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये बताएं फ्रेंड्स। इसका उत्तर जो हो जाएगा मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, 22 मार्च 2022 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने INS शिवाजी, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों INS शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी है। उत्कृष्टता केंद्र के रूप में INS शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता किसी भी सैन्य संगठन के लिए अपनी तरह का एक पहल है और एक यह कौशल और प्रौद्योगिकी विकास के लिए INS शिवाजी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब INS शिवाजी है क्या, इसके बारे में आपको मैं फ्रेंड्स बताऊं कि INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। फ्रेंड्स
इसमें नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो भारतीय नौसेना और तटरक्षक अधिकारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करता है फ्रेंड्स। ठीक है, नौसेना स्टेशन को पहली जो है फरवरी 1945 में HMIS हिज मैजेस्टी इंडियन शिप शिवाजी के रूप में शामिल किया गया था। INS शिवाजी का उत्कृष्टता केंद्र समुद्री इंजीनियरिंग 2014 में एक व्यापक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में जाना, और इसका लक्ष्य जो है भारतीय नौसेना अनुकूल विदेशी नौसेनाओं और पूरे इकोसिस्टम के कर्मियों के कौशल में बड़े पैमानों पर सुधार करना है फ्रेंड्स। तो ये आपने इसके बारे में जाना। तो मेरा आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये सेशन, मेरे ये प्रश्न और बताई हुई जानकारी अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आपका।